एलिवेट्स हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति अगर हम लोग बात करें कि आजकल जो आप लोग नेशनलिज्म की जो भावना देखते हैं, देशभक्ति की, क्रांति की, चेंजमेंट की, तो ये सब कहाँ से शुरू हुई है? ये सब शुरू हुई थी यूरोप से। यूरोप में कहाँ से? फ्रांस से। वो भी किस इवेंट की वजह से? तो ये हुआ था फ्रांसीसी क्रांति की वजह से। तो जो फ्रांसीसी क्रांति है यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये एक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था जिससे पूरी दुनिया बदल गई। और आज हम लोग उसी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले उधर की समाज के बारे में समझना ज़रूरी है। तो जैसा कि हमें पता है कि भारत के अंदर हमें पता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वैसे चलती थी। उस समय पर फ्रांस में भी 3 प्रकार के वर्ग थे। जैसे इंडिया के अंदर वर्ण व्यवस्था थी जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य थे। तो उसी प्रकार वहाँ पे फ्रांस के अंदर प्रथम स्टेट, जहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट के अंदर कौन आते थे? प्रथम स्टेट के अंदर आते थे पादरी वर्ग। यानी कि जैसे कि हमें पता है कि पादरी कौन होते हैं, जैसे कि मंदिर में हमारे पुजारी होते हैं, और मुस्लिम्स में जो मौलवी साहब होते हैं वो होते हैं, और वैसे ही चर्चेस में कौन होते हैं? पादरी होते हैं। यानी कि वहाँ पे जैसे कि हमारे यहाँ पे भी देखने को मिलता था कि ब्राह्मण्स ने अपनी हायरार्की बना के रखी हुई थी। उसी प्रकार जो यूरोपियन वर्ल्ड था, तो फ्रांस में भी हम लोग बात करें कौन था? पादरी वर्ग भी सबसे ऊपर था। और द्वितीय वर्ग के अंदर, दूसरे स्टेट के अंदर कौन आते थे? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग कौन था? कुलीन वर्ग के लोग कौन थे? कुलीन वर्ग के लोग ऐसे लोग थे जो कि जैसे कि राजा हुए, राजा महाराजा हुए, उनके बच्चे हुए, या फिर बहुत बड़े बड़े अधिकारी हुए, जो बहुत टॉप लेवल के अधिकारी हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये सब द्वितीय स्टेट में आते थे। और तृतीय स्टेट के अंदर कौन कौन आते थे? इसमें भी अलग अलग श्रेणी थी। जैसे इसके सबसे ऊपर आते थे बड़े बड़े व्यवसाय व्यापारी आते थे, और कर्मचारी आते थे, वकील वगैरह ये सब आते थे। उनके नीचे कौन होते थे? किसान, कारीगर। और उनके नीचे भी कौन आते थे? छोटे कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर वगैरह, ये सब सबसे लास्ट में आते थे। तो इस प्रकार 3 वर्गों में हमारा जो फ्रांस की समाज थी वो बटी हुई थी। कैसे बटी हुई थी? प्रथम स्टेट में आते थे पादरी वगैरह, द्वितीय स्टेट में आते थे राजा महाराजा और उनके मंत्रिमंडल, और तृतीय स्टेट में आते थे बड़े व्यापारी वगैरह, किसान वगैरह, छोटे नौकर वगैरह। तो हायरार्की के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं वो। उम्मीद है कि आपको इतना हायरार्की तो समझ में आ गई होगी कैसी समाज थी वहाँ पे। अब भैया इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट क्या है? 18वीं सदी में क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। केवल तीसरा स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। यानी कि हम लोग बात करें जो तीसरे स्टेट के बारे में बात की हमने, जो किसान लोग होते थे, छोटे नौकर नौकर वगैरह होते थे, मजदूर होते थे, केवल इन लोगों को ही टैक्स देना होता था। जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट होता था, इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। क्यों नहीं देना पड़ता था? क्योंकि इन्हें जन्म से कुछ अधिकार मिले हुए थे। क्योंकि जन्म से अधिकार मिले थे और इनके पास सामंती अधिकार था। सामंती अधिकार क्या होता है? तो एक ज़मींदारी ऐसा सिस्टम चलता है। वहाँ पे क्या होता था, बड़े-बड़े ड्यूक्स और लॉर्ड्स होते थे, उनके पास बहुत बड़ी-बड़ी ज़मीनें हुआ करती थीं। और वो क्या करते थे, वो ग्रुप्स बना के रहते थे। वो खुद की पर्सनल आर्मी रखते थे, नौकर-चाकर रखते थे, और बहुत बड़ी-बड़ी ज़मीनें हुआ करती थीं। तो वो सभी लोग एक सामंती सिस्टम चलाते थे, ज़मींदारी ऐसा सिस्टम चलाते थे वहाँ पे। और जो राजा होता था, राजा अपने मतलब इनके जिलों का एक इनके पास बड़े-बड़े एरियाज़ हुआ करते थे, तो उतनी जगह पे ये कंट्रोल करते थे राजा के बिहाफ़ पर। तो ये होता है सामंती सिस्टम। और लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। और हम लोग बात करें कि हमारे पास इतनी बड़ी ज़मीनें थी वहाँ पे, उसमें से सोच के देखिए पूरे फ्रांस के अंदर 60% ज़मीनें, तो भैया सोच के देखिए कुलीन वर्ग के पास है, जो काम नहीं करती बिल्कुल भी। वो ना इन्हें टैक्स देना है, तो 60% ज़मीन तो टैक्स फ्री है भैया। कुलीन वर्ग यानी कि राजा महाराजा के पास थी, चर्च के पास थी, और तीसरे शिफ्ट के जितने भी अमीर लोग थे उनके पास 60% ज़मीन थी। और 40% ज़मीन किसके पास? इन गरीबों के पास थी। तो बहुत लूटा मारी चल रही थी वहाँ पे भी।
और अगर हम लोग बात करें कि पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। कितने किसान थे? 90% यानी कि जितने भी लोग रहते हैं उनमें से केवल 10% ही वो लोग थे जो अमीर लोग थे। बाकी 90% लोग कैसे थे? किसान थे। और हम लोग बात करें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे वो कैसे थे? भूमिहीन थे। क्योंकि भैया हमने अभी हाल देखा था 60% जो ज़मीनें थी वो तो राजा के मतलब कुलीन वर्ग और जो चर्च के पादरी वगैरह थे इन लोगों के पास थी। और भैया आधे से ज़्यादा किसान तो कैसे थे? मेरा मतलब भूमिहीन मतलब क्या होता? बिना ज़मीन के। किसान अपने स्वामी की सेवा, सैन्य सेवा अथवा सड़क के निर्माण की सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। यानी कि कभी-कभी तो ये होता था कि इन्हें ज़बरदस्ती सैन्य सेवा यानी कि सैनिक की तरह काम करना पड़ता, सड़क बनाने में, घरों के और खेतों के काम करने पड़ते थे इन किसानों को। और इन्हें पैसा भी नहीं मिलता था, बेगार जैसा सीन चलता था। इतनी बुरी कंडीशन थी, सोच के देखिए फ्रांस के अंदर। और इन्हें एक प्रकार का किसानों पर कर के भैया दोहरा बोझ भी था। इनके ऊपर भैया एक तो पहली बात तो पैसा नहीं मिल रहा है, इतनी मेहनत करवा रहे हैं, ऊपर से टैक्स इतने भयंकर अलग-अलग प्रकार के टैक्स लगवाएँगे कि आप लोगों की क्या कहते हैं, आप लोग को सुन के बुरा लगेगा। जैसे कि इनके ऊपर ताइद नाम का धार्मिक कर लगाया जाता था, जो कुछ चर्च को देना पड़ता था। चूँकि इन्हें जितनी भी खेती करते थे उसमें से कृषि उपज का 1/10वाँ भाग चर्च को देना पड़ता था, ठीक है? उसके बाद टाइल नाम का भी चर्च को कर्ज देना पड़ता था इन्हें, मतलब कर देना पड़ता था। अब ये सीधे राज्य को देना पड़ता था, मतलब जो राजा होता था उसे देना पड़ता था। एक टैक्स लग रहा है भैया किसके ऊपर? एक टैक्स लग रहा है चर्च के द्वारा और दूसरा टैक्स लग रहा है किसके द्वारा? राजा के द्वारा। तो 2 प्रकार से तो भैया इनके ऊपर टैक्स लग रहा था। और यही तो टैक्स केवल शामिल नहीं थे और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे इसके अंदर, जैसे कि नमक हुआ, तम्बाकू हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होते हैं वो? जैसे कि हम लोग कोई सामान खरीदते हैं बाज़ार के अंदर जाके, तो उसके ऊपर इनडायरेक्टली टैक्स दुकान वाले से पहले ही ले लिया जाता है, तो इसलिए हमें सामान महँगा मिलता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे पेट्रोल वगैरह महँगा मिलता है। पेट्रोल एक्चुअली जितना महँगा ₹100 का, दो ₹150 का नहीं आता एक्चुअली। वो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उसके ऊपर लुट जाता है काम। तो वैसे ही यहाँ पे नमक और तम्बाकू के ऊपर कर लगाया जाता था। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, यानी कि समाज कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे। अब भैया बात करते हैं राजा के बारे में। अब भैया वहाँ के राजा के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी-सी कि क्या-क्या राजा की सीन थी और क्या-क्या फाइनेंशियल कंडीशन चल रही थी फ्रांस की जिसकी वजह से वो क्रांति हुई थी। तो सबसे पहले राजा के बारे में बात करते हैं। तो सन 1774 में तो हमारे जो लुई 16वें हैं, ये 20 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठते हैं, ठीक है? कितनी साल की उम्र में? 20 साल की उम्र में। कौन बैठते हैं? लुई 16वें। तो ये जो 16वाँ दिख रहा है आपको ये XVI तो ये रोमन नंबर का 16वाँ अंक होता है। तो 1774 में लुई 16वें 20 साल की उम्र में गद्दी पर बैठते हैं और इनकी शादी होती है किसके साथ? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुई इनकी, ठीक है? शादी इनकी हो गई। तो जब ये राजगद्दी पर बैठे तो भैया जो इनका राजकोष था यानी कि जो पैसा था राजकोष का वो खाली हो चुका था। इससे पहले जो महाराजा बैठे थे उन्होंने राजकोष को खाली कर दिया था क्योंकि भैया इन्हें बहुत हम लोग बात करें एक्सपेडिशन करने पड़े, खोजें करनी पड़ रही थी। ब्रिटेन के साथ युद्ध तो पर चल ही रहे थे इनके। इवन कि अमेरिका की भी हेल्प कर दी थी इन्होंने। अमेरिका वगैरह हेल्प करोगे आप, वॉर लड़ोगे और राज इनके बहुत बड़े-बड़े हम लोग बात करें महल वगैरह थे तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता था इन्हें। जब इतना सारा चीज़ों को आप खर्च करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या? तो इनके पास हम लोग बात करें धन संपदा सब के सब जितने वित्तीय संसाधन थे सब नष्ट हो चुके थे। ये बिल्कुल कंगाल ही चल रहे थे, ऐसा सीन चल रहा था वहाँ पे। और अगर लुई 16वें की बात की जाए तो इनका शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने की सहायता दी। तो जैसा कि हमने बताया कि भैया जैसे कि हमें पता है कि अंग्रेज़ों ने भारत देश के ऊपर कब्ज़ा किया था, उसी प्रकार अमेरिका के ऊपर या फिर दुनिया के दूसरी अलग-अलग जगह पे कब्ज़ा किए बैठे थे। तो भैया इन्होंने अमेरिका को आज़ाद करवाया था किससे? ब्रिटेन से। तो जब इतनी बड़ी आपने हेल्प कर दी तो भैया जब आप जंग में उतरे हैं तो भैया जंग में अंधा पैसा खर्च होता है। तो जब इनके पास इतना बड़ा खर्च इन्होंने इतना बड़ा ज़िम्मा ले लिया तो खर्च भी इनका बहुत ज़्यादा हुआ। इससे क्या हुआ कि जिसके चलते फ्रांस पर 10 अरब लिबरे यानी कि जो फ्रांस की करेंसी थी पहले और जो 1794 में समाप्त कर दी गई, से भी अधिक कर्ज
और जुड़ गया, यानी कि इनके ऊपर जब इन्होंने हेल्प कर दी उनकी अमेरिका की, तो इनके ऊपर अंधा टैक्स यानी कि अंधा कर्ज चढ़ गया इनके ऊपर से, इनकी सरकार के ऊपर। तो भैया अब इन्हें बहुत सारे महकमे बेचने पड़ेंगे, अपनी सरकार के जो मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे वो बेचने पड़ेंगे। तो ये फाइनेंशियल कंडीशन तो एक तरीके से ये समझ लीजिए राजा की ख़राब चल रही थी। और आज के लेक्चर में केवल हम लोग आज इतना ही डिस्कस करेंगे, और बाकी का जो लेक्चर है हम लोग अगले वीडियो में फिनिश कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो, और बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यूसली आते रहेंगे। मैं क्लास 9th हिस्ट्री डाल के पार्ट 1 पार्ट 2 करके सब पूरे सीरीज में डाल दूंगा। तो आप लोग जाइए और विजिट कर लेना प्लेलिस्ट में, और बाकी के जो पार्ट्स हैं वही मिल जाएंगे। और बाकी के जो यूपीएससी या फिर अगर आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो वो सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा चैनल पर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।